गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका स्टडी विद कुलगुरु में। तो जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक जो है भारतीय संविधान के बेसिक चीज़ों को पढ़ते आ रहे थे और भी प्रस्तावना हाल ही में हम लोग पढ़े थे। और मैं बताया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या किसी भी देश की संविधान की प्रस्तावना जो है पढ़ लेने से उस पूरे संविधान के एक बेसिक स्ट्रक्चर का है ना अध्ययन हो जाता है, मतलब ज्ञात हो जाता है। किसी भी इंसान के अंदर ये ज्ञान आ जाता है कि हाँ उस देश की संविधान कैसी है, कैसा है। ठीक है, तो प्रस्तावना हम लोग का कंप्लीट हो गया है और आज से जो है हम लोग अनुच्छेद 1 से शुरुआत करेंगे कि भारतीय संघ में जो है और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने विषय वस्तु की तरफ। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि पहला अनुच्छेद हम लोग का शुरू हो गया है। तो एकदम शुरू से जो है, ठीक है, भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें क्या दिया हुआ है, तो भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, कि भारत के कौन कौन राज्य होंगे, कौन केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो अनुच्छेद 1 को जो है शुरू से पढ़ा जाए। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 को हम देखते हैं। जनरली ऐसे अनुच्छेद 1 को जो है अक्सर जो है सिर्फ ऐसे ही पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग अनुच्छेद 1 को 3 भागों में बांट करके देखेंगे और अनुच्छेद 1 में 3 आर्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत क्लोज 1, क्लोज 2 और क्लोज 3 दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो है क्लोज 1 के अंतर्गत दिया हुआ है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया जो कि भारत है, ठीक है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं कि अनुच्छेद 1 का ये क्लोज 1 जो है, ठीक है, ये बता रहा है कि भारत देश का नाम क्या होगा। ठीक है, देश के नाम को लेकर के जो है इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, कि इंडिया डेट इज भारत। ठीक है, तो इस पे हम लोग जो है अच्छे से बात करने वाले हैं अनुच्छेद 1 के क्लोज 1 को। ठीक है, फिर अनुच्छेद 1 के क्लोज 2 को दिया हुआ है कि राज्य या राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में शामिल है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रहा है कि पहली अनुसूची, ठीक है, अनुसूची अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो पहली अनुसूची में जिन राज्यों का नाम दिया हुआ है, ठीक है, वही जो है राज्य या राज्य क्षेत्र कहलाएंगे। ठीक है, जो भी राज्यों का ब्यौरा है आप देखेंगे जो अनुसूची, तो पहली अनुसूची में ही उनका ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 1 के तीसरे भाग को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है कि भारत के राज्य क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। क्या? पहला राज्य का क्षेत्र जिसे मेन राज्य बोलेंगे जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, फिर संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, जैसे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, और तीसरा है सरकार द्वारा अर्जित क्षेत्र, मतलब सरकार द्वारा कब्जा करके अपने हिस्से में, अपने देश में मिला लिया गया क्षेत्र। ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो मात्र 2 ही तरह के हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कैसे इसको परिवर्तन करके मात्र 2 तरह के हैं, एक राज्य के क्षेत्र और दूसरा है संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो हम लोग जो है शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 1, ठीक है, आर्टिकल 1 के क्लोज 1 से। और भारत के मतलब कैसे जो है हमारे देश का 2 नाम है, इंडिया और भारत, इस पे हम लोग बात करेंगे। आखिर ऐसे देखा जाए नियमतः तो सब देशों का एक ही नाम होता है, लेकिन हमारे देश के आखिर हमारे देश के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी है कि हमें जो है हमारे देश को इंडिया भी बोला जा रहा है और भारत भी बोला जा रहा है, मतलब ऐसा देश जिसके 2 नाम हैं। ठीक है, तो क्यों ऐसी, आखिर क्या ऐसी उस समय मुसीबत रही कि जो है 2 नाम देना पड़ा, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 1 की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं बताया कि इंडिया डेट इज भारत। ठीक है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि इंडिया जो है यही क्या है, भारत है। इंडिया डेट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। ठीक है, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है अनुच्छेद 1 में कि इंडिया ही क्या है, भारत है, इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आई आखिर क्या कारण रहा कि जो है हमारे देश का नाम एक तरफ ये हुआ कि इंडिया रखा जाएगा, एक तरफ भारत। ठीक है, तो जब भारत देश का संविधान लिखा जा रहा था, ठीक है, तो संविधान सभा के लोग जो है इस चीज़ को लेकर के आपस में चर्चा किए। तो कुछ लोगों का कहना था, यानी जो प्राचीन परंपरा को मान रहे थे, ठीक है, प्राचीन परंपरा को मान रहे थे, उनकी इच्छा थी, ठीक है, कि अपने देश का नाम जो है भारत रहे। ठीक है,
लेकिन अक्सर देखा जाए तो भारत का जो विश्व में पहचान था, ठीक है, भारत का जो विश्व में पहचान था, विश्व में पहचान वो था इंडिया के नाम से, ठीक है। तो कुछ लोग की इच्छा थी कि अपने देश का नाम इंडिया ही रहे, और जो प्राचीन परंपरा को के मानते थे वो चाहते थे कि अपने देश का नाम भारत रहे, ठीक है। लेकिन अधिकतर देखा जाए तो जितने संधि हुए थे, ठीक है, जितने अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुए थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, ठीक है, वो सब समझौता जो है इंडिया नाम से हुआ था, ठीक है, इंडिया नाम से हुआ था। तो अगर मान लीजिए हम अपने देश का नाम जो है, यहाँ तक कि यूएनओ का नाम सुने होंगे आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूएनओ ये तब बनाया गया था, ठीक है, जब विश्व युद्ध जो है चल रहा था। तो जब हमारे देश में 2 विश्व युद्ध हुए, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, तो अगला कोई ऐसा भयंकर विश्व युद्ध न हो, शांति स्थापित करने के लिए यह संघ बैठाया गया था, बनाया गया था यूएनओ, ठीक है। तो यूएनओ में भी जो है हमारे देश का जो नाम था वो था इंडिया, इंडिया। तो अगर हमारी संविधान सभा अपने देश का नाम सिर्फ अगर भारत रख देती, तो जो भी इंडिया नाम से समझौता हुआ है वो अपने आप खत्म हो जाता है, हमारे देश का नाम भारत हो जाता। अब जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, अगर उसके लिए हम दावा करते तो होता कि इंडिया देश तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि हमारे देश का नाम तो भारत है। तो सारे समझौतों पर भी असर पड़ता है, यहाँ तक कि यूएनओ जो है पूरे देश में शांति को स्थापित करना चाह रहा है, वहाँ भी हमारे देश का नाम इंडिया है। मतलब कि दोनों को, इसको भी रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए हमारे संविधान सभा ने क्या किया कि ज़्यादा विचार विमर्श न करते हुए और बीच का रास्ता निकाला और कहा कि हमारे देश का नाम जो है क्या होगा, इंडिया भी रहेगा और भारत भी रहेगा, ठीक है। यानी जो प्राचीन परंपरा को मान रहे थे, जो पहले से कि चाह रहे थे कि नहीं भारत ही नाम रहेगा, उनका भी मन रह गया, और जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए थे जिससे भी ना हमारे शासन प्रशासन में थोड़ी सी दिक्कतें आने लगती विश्व स्तर पे, तो इंडिया भी नाम रख दिया गया, ठीक है। इसीलिए लिखा गया यहाँ पे संविधान में कि इंडिया डेट इज भारत, ठीक है, यानी कि इंडिया जो कि भारत है। हाँ, हाल ही में इस पर बीच बीच में विवाद होता रहता है कि आखिर इंडिया डेट इज भारत क्यों लिखा गया है, भारत डेट इज इंडिया क्यों नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो इसको लेकर कभी विवाद होते रहता है। अभी हाल ही में G20 सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, तो उसमें भी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखने की जगह पे लिख दिया गया था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ठीक है। तो ये विवाद होते रहते हैं, हालांकि अभी कोई ये नहीं है, लेकिन हम लोग हिंदी भाषी हैं तो इसलिए हम लोग ज़्यादा तर्क देते हैं कि भारत डेट इज इंडिया हो तो बेस्ट है। तो अभी इस पर कुछ विचार विमर्श ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी भी यही लाइन चल रहा है, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, राज्यों का संघ है। तो हम लोग नाम को लेकर के बात कर लिए कि आखिर हमारे देश का 2 नाम क्यों है, अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जो है देखें, नाम को तो समझ गए हम लोग, अब देखते हैं हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। आखिर क्या कारण है कि हमारे यहाँ देश को जो है केंद्र और राज्य संबंधों को लिखा गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो चर्चा की गई है यूनिटरी स्टेट की बात की गई है, ठीक है, न कि फेडरल, इसकी बात की गई है, फेडरल स्ट्रक्चर की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो जब संविधान लिखा जा रहा था, भारतीय संविधान सभा जब संविधान को लिख रही थी, तो उसके सामने एक प्रश्न आया कि हम जो अपने यहाँ के देश की व्यवस्था को जो लिखेंगे केंद्र और राज्य के संबंध को लेकर के, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच जो है आपसी संबंध कैसे होंगे, इसको लेकर के हम अपने यहाँ कौन सी व्यवस्था को लागू करें, ठीक है। यूनिटरी यानी एकात्मक व्यवस्था, ठीक है, फेडरल यानी संघात्मक व्यवस्था को, दोनों को लेकर के काफ़ी विचार विमर्श हुआ, ठीक है। और बाद में जो है निर्णय यही लिया गया कि हमारा जो देश होगा वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ठीक है।
मतलब हमारे यहाँ एकात्मक व्यवस्था चलेगी, न कि संघात्मक व्यवस्था चलेगी, ठीक है। तो अब जैसे मैं बोल रहा हूँ एकात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, तो इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो हम लोग जो है क्या करेंगे कि केंद्र और राज्य, ठीक है, इन दोनों के संबंध के आधार पे, केंद्र और राज्य दोनों के संबंध के आधार पे, ठीक है, कितने तरह की व्यवस्थाएं होती हैं पहले उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। कितने तरह की व्यवस्थाएं होती हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं। तो केंद्र और राज्यों के संबंध के आधार पर, ठीक है, हम लोग देखते हैं 3 तरह से बांटा गया है, ठीक है। एक परिसंघात्मक जिसे कॉन्फेडरल स्टेट बोलते हैं, एक संघात्मक होता है जिसे फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और एकात्मक यानी यूनिटरी स्ट्रक्चर यानी एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक संरचना, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो है अपनाया गया है वो है ये तीसरा वाला अपनाया गया है, ठीक है। अब क्या कारण है कि हम लोग फेडरल नहीं अपनाए, कॉन्फेडरल नहीं अपनाए, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम तीनों को जो है क्या करेंगे यहाँ पे, परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक, इन तीनों संरचना को, इन तीनों व्यवस्थाओं को जो है हम लोग तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इन तीनों को एक साथ लिख करके तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और तब खुद निर्णय ले पाएंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि हमारे यहाँ यूनिटरी स्ट्रक्चर को अपनाया गया, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले परिसंघात्मक व्यवस्था यानी कॉन्फेडरल सिस्टम को, ठीक है। इसमें क्या होता है, केंद्र और राज्य के संबंधों के आधार पर हम लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल ही अलग है, इन दोनों से बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसमें जो है केंद्र की कोई भूमिका होती ही नहीं है, केंद्र की कोई जो है भूमिका नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है कि कई सारे स्वतंत्र देश है ना, पूरे देश की बात हो रही है, कई सारे स्वतंत्र देश मिल करके क्या करते हैं, देश या राज्य भी कह सकते हैं यहाँ भी, ठीक है, राज्य का परिभाषा आप लोग को बताया ही गया है। कई सारे स्वतंत्र देश और राज्य मिल करके क्या करते हैं कि आपस में समझौता करते हैं, ठीक है, समझौता करते हैं या संधि करते हैं, संधि करते हैं किन चीज़ों पे, ठीक है। तो ये 3 विषय को लेकर के बात करते हैं, ठीक है, 3 विषय को लेकर बात करते हैं, 3 चीज़ों को लेकर के समझौता करते हैं। क्या, तो विदेश नीति, संचार और सुरक्षा को लेकर के। अब मान लीजिए कि कई सारे देश हो गए, ठीक है, कई सारे देश मिल करके आपस में समझौता किए कि मान लीजिए 10 देश मिल गए आपस में, ठीक है, 10 देश मिल करके आपस में समझौता कर लिए कि अगर हमारे ऊपर सुरक्षा को लेकर के अगर बात की जाए, अगर यहाँ पे सुरक्षा को लेकर, तो यहाँ पे ये होगी कई सारे देश मिल करके ये तय करेंगे कि अगर हमारे ऊपर, हम 10 देशों में के ऊपर किसी भी एक देश के ऊपर अगर कोई दूसरा देश आक्रमण करता है तो हम सब, मतलब सब देश मिल करके जो है क्या करेंगे, उसका मतलब ये मिल करके क्या करेंगे कि उस लड़ाई में भाग लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे समझिए कि अगर कई सारे देश जो है मिल करके, ठीक है, क्या कर लिए कि एक अपना ये बना लिए, समझौता कर लिए। अब ये जो है कोई एक देश इनके ऊपर, एक देश के ऊपर अगर हमला करेगा तो ये हमला पूरे देश के ऊपर माना जाएगा, ठीक है। अब सभी देश मिल करके क्या करेंगे, इनके ऊपर हमला करेंगे, ठीक है, ये होता है इन लोग का। तो सुरक्षा को लेकर के ये क्या किए, आपस में समझौता कर लेते हैं। विदेश नीति, ये सब देश जो भी इस संधि समझौते के तहत रहते हैं कि सब लोग मिल करके तय करते हैं कि किन देश से हमें अपना व्यापार करना है या किन देशों से हमें अपना संबंध रखना है। अगर इस संधि समझौते के तहत किसी एक देश का दुश्मन, यानी उन सब देशों का वो कोई भी देश दुश्मन कहलाएगा, ठीक है। इसमें जो है सब स्वतंत्र देश जो है समझौते या संधि के तहत भाग लेते हैं, ठीक है। और विषय मात्र बाकी चीज़ों को लेकर के देखा जाए जो भी होगा
तो जरूरी नहीं है, इसमें क्या है, केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। तो जो भी देश है इसमें संधि समझौता के तहत एक हुए हैं, सब देशों का संविधान अपना अलग होगा, झंडा अपना अलग होगा, ठीक है। लेकिन जहां ये 3 विषयों की बात आ जाएगी तो ये 3 विषय जो है पे लेकर के वो लोग एकमत रहेंगे, ठीक है। इसमें इनका कोई एक मालिक नहीं रहेगा, ठीक है। अब इस तरह के देशों का उदाहरण हम लोग देखते हैं जैसे में, ठीक है, जैसे में तो पहले रहा है एक देश, एक कॉन्फेडरल स्टेट था यूएसएसआर। कॉन्फेडरल सिस्टम के तहत था एक यूएसएसआर, जिसे हम लोग बोलते हैं सोवियत संघ रूस। हालांकि अब यह अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसमें भी क्या था, बहुत सारे देश मिल करके जो है एक परिसांगात्मक व्यवस्था बनाए हुए थे, जैसे उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, ये सब रूस वगैरह मिल करके एक जो है कॉन्फेडरल सिस्टम के तहत अपना शासन चला रहे थे, ठीक है। हालांकि अब यह टूट गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, फिर है दूसरा देख सकते हैं यूएसए की। अगर हम लोग बात करें तो यूएसए पहले था, यूएसए जो है पहले था कॉन्फेडरल, लेकिन अब देखा जाए तो यूएसए जो है कॉन्फेडरल यानी परिसंघात्मक की सूची में नहीं है, ठीक है। यूएसएसआर था, ऐसे बहुत सारे हैं। आपके यूरोपीय संघ को ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, यूरोपीय संघ को, इसमें भी बहुत से यूरोप के देश मिलकर के क्या किए हैं, एक संघ बनाया है, कॉन्फेडरल व्यवस्था के तहत सब जो है संचालित होते हैं, और इन 3 मुद्दों पे जो है वो लोग आपस में एकमत हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फेडरल सिस्टम की तरफ। संघात्मक व्यवस्था क्या होता है, ठीक है, अब इस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें जो है क्या है, इसमें केंद्र को भी महत्व मिलता है और प्रांत को भी, प्रांत या राज्य को भी, ठीक है, दोनों को महत्व मिलता है। इसमें भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो इसमें भी क्या करते हैं कि कई सारे स्वतंत्र राज्य जो है मिल करके, ठीक है, मिल करके आज समझौते के तहत एक हुए रहते हैं, समझौते के तहत एक हुए रहते हैं। तो इसमें अक्सर जो है राज्य मिल करके, ठीक है, कई सारे राज्य मिल करके एक राज्य का निर्माण कर, एक देश का निर्माण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखें कि स्वतंत्र देश है, ठीक है, स्वतंत्र देश मिल करके कॉन्फेडरल के व्यवस्था के तहत आ रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे राज्य जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप में रहते हैं और ये सब मिल करके एक देश बनाते हैं, ठीक है, संधि और समझौते के तहत एक हुए। इसमें एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो आपका यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे बताना आपको भूल गया था मैं कि कॉन्फेडरल का मतलब यहाँ पे ये है कि कभी भी कोई भी स्वतंत्र देश अगर चाहे तो इस चीज़ से बाहर आ सकता है, बाहर यानी अलग होने का अधिकार है। हम कह सकते हैं कि परिसंघात्मक में ये है कि अलग होने का अधिकार है। अगर कोई देश इस संधि समझौते के तहत इसमें शामिल है, अगर वो चाह रहा है कि हम इससे बाहर हो जाएं तो आज़ाद है, बिल्कुल वो बाहर हो सकता है, ठीक है। इस कंडीशन में भी संघात्मक व्यवस्था में भी पहले ऐसा था, पहले ऐसा चल रहा था कि इसमें भी जो है राज्य जब चाहे तब स्वतंत्र हो सकते हैं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल में देखा जाए तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब बात आती है यहाँ पे एकात्मक व्यवस्था की, ठीक है, एकात्मक व्यवस्था यानी यूनिटरी सिस्टम की। अब इसमें क्या है, और यही जो है हमारे देश में अपनाया गया है, तो इसको जो है थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। चलिए, तो एकात्मक व्यवस्था को देखते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एकात्मक व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि इसमें केंद्र को ही वरीयता मिलता है, ठीक है, केंद्र को ही वरीयता मिलता है, प्रांत को नहीं, प्रांत को कोई शक्ति नहीं, ठीक है। इसमें देखते हैं हम लोग, तो जो शक्ति का विभाजन होता है वो केंद्र करता है। केंद्र क्या करता है, शक्ति का विभाजन करता है, विभाजन करता है।
ठीक है, केंद्र से शक्ति का विभाजन होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि संघ ही जो है मिलकर, संघ ही जो है तय करता है कि राज्य कौन होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, राज्य को लेकर के कौन तय करता है? संघ तय करता है, यानी केंद्रीय स्तर पर जो है शक्ति का विभाजन किया जा सकता है। यानी इसमें क्या होगा कि संघ चाहे तो नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, नए राज्यों का, संघ चाहे तो नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, संघ चाहे तो पुराने राज्यों को नष्ट कर सकता है, पुराने राज्यों को नष्ट कर सकता है। संघ चाहे तो किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, सीमा बदल सकता है ना। यहाँ पे जो भी है सर्वे सर्वा कौन है? केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं केंद्र यानी क्या? संघ। केंद्र यानी संघ, यानी यहाँ पे संघ को ही सब शक्ति है, संघ ही, यहाँ पे राज्य या प्रांत का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ठीक है, संघ चाहेगी तो नया राज्य बनाएगी, संघ चाहेगी तो पुराने राज्यों को नष्ट कर देगी, संघ चाहेगी तो किसी राज्य का नाम बदल देगी, किसी राज्य की सीमा को घटा बढ़ा सकती है ना। तो यही सारी है। इसमें हम लोग देखें कि केंद्र को भी महत्व है, संघ को भी महत्व है और राज्य को भी है। और इसमें हम लोग देखें कॉन्फेडरल में कि केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, सब देश स्वतंत्र हैं अलग होने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, एकात्मक यानी यूनिटरी व्यवस्था में क्या है कि प्रांत का कोई अस्तित्व ही नहीं है, प्रांत कुछ है ही नहीं। यानी ये स्पष्ट है कि यहाँ पे प्रांत को अलग होने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि संघ ही तय करता है कि प्रांत होगा कौन, राज्य होगा कौन। ठीक है, तो हमारे यहाँ अब आप समझ गए होंगे क्या कारण है कि यहाँ पे हमारे यहाँ भारत में जो है यही व्यवस्था ली गई, एकात्मक यानी यूनिटरी सिस्टम को लिया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब पाकिस्तान जो है दो भागों में बट रहा था, तो इसलिए हमारे देश के जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उससे पहले अगर जो है हमारे देश के जो नेता थे, ठीक है, वो लोग संविधान सभा के मेंबर लोग तय मतलब कर रहे थे कि जो राज्य है यानी प्रांत है, इसको जो है क्या किया जाए, संघ से ज्यादा शक्ति दिया जाए। ठीक है, पहले जो है सोचा गया इन प्रांत को जो है संघ से ज्यादा शक्ति दिया जाए, लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, संविधान सभा के सदस्यों को लग गया कि अगर प्रांत को ज्यादा शक्ति देंगे तो हमारे आगे चलकर हमारे देश के एकता और अखंडता पे खतरा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रांत को ज्यादा शक्ति देना यानी अपने देश को कई भागों में, कई टुकड़ों में बांट देना। इसलिए प्रांत को कोई शक्ति न दिया गया, यहाँ पे सारी शक्ति किसके लिए ली गई, किसके हाथ में दे दी गई? संघ के हाथों में। ठीक है, तो इसलिए हम जो है अपने देश में जो व्यवस्था अपनाए हैं यूनिटरी ऑफ, ठीक है, यूनिटरी सिस्टम को अपनाए हुए हैं। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे क्यों यूनियन ऑफ स्टेट दिया गया है, फेडरल ऑफ स्टेट क्यों नहीं दिया गया। क्लियर है? फेडरल अगर देते तो इस व्यवस्था को हम अपनाते, यूनिटरी है मतलब कि हम इस व्यवस्था को अपनाए हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि सारे जो है शक्ति जो है किसके हाथों में होती है, संघ के। और इस टाइम तो बेहतरीन तरीके से आप लोग देख रहे हैं, चुनाव का टाइम है, लोकसभा चुनाव होने वाला है, और आप लोग देख ही रहे हैं केंद्र की शक्ति कैसे काम कर रही है। बेस्ट एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए केजरीवाल को लेकर के, ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, आप लोग समझ सकते हैं अपने से। ठीक है, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देना हम भूल गए, जैसे में अपना प्यारा भारत, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, है ना, और भी बहुत सारे देश हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, खोजते रहिए अपने से। चलिए लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसे जो है और आसान भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, संघात्मक और एकात्मकता को। ठीक है, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम को। एक तो ऐसे आप लोग समझ ही गए हैं, इसको और आसान भाषा में जो है क्रिएट कर देखने की जो है कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए टब है कोई, ठीक है, और इसमें क्या किए, कोई फल जो है अलग अलग सब फल जो है रख दिए, अंगूर है, ठीक है, केला है,
सेब है, ठीक है, अनार है, अलग अलग जो है फल रख दिए, ठीक है। और इधर भी जो है कंटेनर में क्या किया गया कि अलग अलग फल रख दिया गया, ठीक है। इसमें अलग अलग फल रख दिया गया दोनों कंटेनर में। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है, क्या कि इसे जो है स्वतंत्र हम लोग ऐसे ही छोड़े हुए हैं, इसमें क्या किया जाएगा कि सब फल को मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, मतलब ब्लेंडर में डाल के एकदम जूस बना दिया जाए, ठीक है। मतलब कि पुनः जो है अब इनका कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया, सब एक दूसरे में क्या हो गए, मिल गए। ये संघात्मक व्यवस्था में हम लोग देखेंगे क्या, ये सब अलग अलग फल है, ठीक है। और जब हमारी इच्छा हुई, ठीक है, अगर हम किसी से मांगे, किसी व्यक्ति से हम मांगे कि टब में से अंगूर निकाल के दे दीजिए सिर्फ जो है, तो ये क्या करेंगे, अंगूर को उठाएंगे और निकाल करके दे देंगे, ठीक है। इस टब में से अगर बोला जाए किसी व्यक्ति से कि ऐसा करिए कि सिर्फ अंगूर का जूस निकाल करके दे दीजिए इस टब में से, तो संभव नहीं है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था में क्या है, ठीक है, कि राज्य हैं सब, लेकिन सबका अपना अस्तित्व बचा रहता है, ठीक है। संघीय व्यवस्था यानी ये संघात्मक फेडरल सिस्टम में क्या होता है, फेडरल सिस्टम में कि राज्यों का अपना अस्तित्व बचा रहता है। एकात्मक यूनिटरी सिस्टम में क्या हुआ कि सब राज्य हैं लेकिन ऐसे मिक्स हुए हैं कि इनको अलग करना मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग आसानी से इस चीज़ों को समझ गए होंगे इस हिसाब से देखा जाए तो। अब चलते हैं हम लोग, अब पूरा कंप्लीट हुआ, अब आप लोग क्लियरली समझ गए हैं कि संघात्मक व्यवस्था क्या होता है, फेडरल सिस्टम क्या होता है और यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि आखिर क्या कारण रहा कि भारत में यूनिटरी सिस्टम को अपनाया गया, ठीक है। यूनिटरी सिस्टम को अपनाना मतलब क्या, राज्यों को जो है ज़्यादा अस्तित्व न देना, ज़्यादा शक्ति न देना। क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ उसी समय से संविधान सभा के लोगों को डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम राज्य को ज़्यादा अस्तित्व दे दें तो राज्य भी क्या करे, हमेशा जो है स्वतंत्र देश की एक मांग करने लगे। इसलिए जो है जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था उसमें जो है हम लोगों ने यूनिटरी सिस्टम को लेना जो है बढ़िया समझा, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, फेडरल सिस्टम को नहीं लिया और राज्यों को कोई अस्तित्व नहीं है, अपने देश में देख ही ले रहे हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या नहीं तो रहने दीजिए। अब हम लोग जो है चलते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ। अनुच्छेद 1 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अनुच्छेद 1 के क्लोज सेकंड में हमने देखा लिखा हुआ है स्पेशली कि जो पहली अनुसूची में जिन राज्यों का नाम दिया गया है वही जो है उन्हीं को राज्य का दर्जा प्राप्त है। फिर हमने आर्टिकल 1 के क्लोज 3 में हमने देखा, पहले ही शुरू में ही बताया था कि उसमें जो है राज्यों के 3 कैटेगरी को बांटा गया है। एक जो है केंद्र के, एक जो है मेन राज्य हो गए, जो राज्यों के क्षेत्र हो गए, दूसरा संघ शासित प्रदेश, और तीसरा था जो है मतलब देश जो है किसी राज्य को अर्जित करता है, अपने भूभाग में मिलाता है उनको, ठीक है। तो मैंने वहां पे बताया था कि वर्तमान में ऐसा परिदृश्य नहीं है, अब बदल चुका है। मात्र 2 तरह के हैं, एक संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश और एक जो राज्य मेन है वो हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं अब हम लोग अनुच्छेद 2 को, ठीक है। अनुच्छेद 2 के बारे में बात की जाए। अनुच्छेद 2 कहता है क्या, संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा, है ना, विधि या नियम या कानून द्वारा, है ना, विधि द्वारा क्या कर सकती है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है और उनकी स्थापना कर सकती है, यानी नया राज्य बना सकती है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना ऐसे नियमों और शर्तों पर कर सकेगी जो ठीक समझे, है ना। मतलब यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है कि संसद जो है ना, संघ में जो है क्या करेगी, अपने अनुसार जो उसको उचित लगे, ठीक है, जो भी नियम कानून बनाना उसको उचित लगे नए राज्य को शामिल करने के लिए, वो एकदम बिल्कुल आज़ाद है। वैसे नियमों और शर्तों पर कर सकेगी जो वो ठीक समझे, ठीक है। यह शक्ति किसको दी गई है, संसद को दी गई है सर्वेसर्वा। अभी हम लोग अनुच्छेद 1 में पढ़े, ठीक है, कि हमारे यहाँ यूनिटरी सिस्टम है और सारी शक्ति किसके पास है, संघ के पास है। यहाँ भी क्या है, सारा शक्ति जो है संघ के पास है, यानी संसद को शक्ति दी गई है कि जब भी नए राज्यों को भारत में प्रवेश कराया जाए,
या उसकी स्थापना की जाए, तो इसे करने के लिए जो भी नियम कानून या शर्त अपने अनुसार जो भी ठीक समझे संसद, वो समझ करके निर्णय ले सकेगी। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 2 जो है बात जो कर रहा है, ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, कि अनुच्छेद 2 में उन्हीं नए राज्यों को शामिल करने की बात की जा रही है जो पहले से भारत संघ में शामिल नहीं है, भारत संघ में शामिल नहीं है ना, नहीं है। ये उन नए राज्यों की स्थापना की बात नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए भारत का कोई हिस्सा है पहले से बिहार, उसको अलग करके एक नए राज्य की स्थापना करने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि अनुच्छेद 2 उनकी बात कर रहा है, संघ में नए राज्यों के प्रवेश की बात कर रहा है जो कभी भी भारतीय संघ के हिस्सा अभी नहीं रहे हैं, लेकिन भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उन्हें अनुच्छेद 2 के तहत क्या किया जाएगा, भारतीय संघ का हिस्सा बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक राज्य है सिक्किम, अभी भारत का राज्य है, ठीक है। सिक्किम क्या था, यह जो है पहले एक स्वतंत्र देश था, स्वतंत्र देश था, ठीक है। सिक्किम जो है भारत संघ का हिस्सा नहीं था, स्वतंत्र देश था, लेकिन इच्छा हुई कि सिक्किम की इच्छा हुई कि नहीं जो है सिक्किम की जनता के कि हम लोग भारतीय संघ के अंतर्गत जो है शामिल हो जाएं, तो वहाँ की जनता ने क्या किया था कि विरोध किया था। ये आगे हम सिक्किम के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। और विरोध किया, जिसके अनुसार क्या किया गया, सिक्किम को जो है भारत में मिलाया गया। सिक्किम को मिलाने का प्रोसेस जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे चोंग्याल वंश का शासन था। लेकिन यहाँ पे बस एग्जाम्पल ये लिए है कि सिक्किम पहले क्या था, स्वतंत्र देश था, न ही भारत का देशी रियासत था और ना ही भारत संघ का कोई हिस्सा था, ये स्वतंत्र देश था। और इसे जो है भारत में जब मिलाया गया तो इसे क्या किया गया था, संविधान में 36वां संविधान संशोधन किया गया था। 36वां संविधान संशोधन यह हुआ था 1975 में, 1975 में। इस संशोधन के तहत क्या किया गया, सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया गया, ठीक है। तो याद रखना है, अनुच्छेद 2 मतलब नए राज्यों की स्थापना की बात कर रहा है, संघ में नए राज्यों को शामिल करने की बात कर रहा है, यानी कि भारत संघ के जो पहले से हिस्सा नहीं है उनकी बात कर रहा है। जैसे सिंपल से समझिए, नेपाल अभी है, नेपाल स्वतंत्र देश है, वहाँ का अपना संविधान लिख गया। अगर नेपाल की इच्छा है या नेपाल के किसी हिस्से की इच्छा है कि भारतीय संघ में शामिल हो जाए, है ना, तो उनकी इच्छा है कि नहीं, नेपाल कहे कि हम भारत संघ के अंतर्गत जो है अपना शासन संचालित करना चाहते हैं, तो उसे जो है अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया जाए, 2 के तहत मिलाया जाएगा। अभी भूटान देश देख रहे हैं आप लोग, भूटान के आए थे अभी भारत में, तो भूटान की अगर इच्छा हुई कि नहीं, हम भारत के भारतीय संघ के एक राज्य बन करके रहे हैं और वो इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अगर भारत में मिलना चाहेंगे, तो उन्हें अनुच्छेद 2 के तहत भारत का राज्य बनाया जाएगा, उनको नया राज्य बना करके भारत में स्थापित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 को जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे सिक्किम की स्थापना को लेकर के आगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, जब नए राज्यों की सब स्थापना का पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, तब तक से इतना का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 3 के तरफ। चलिए अब हम देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 3 को, ठीक है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद जो है विधि द्वारा, है ना, मतलब कानून बना करके क्या कर सकती है, तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अनुच्छेद 2 जो था हम लोग पढ़े थे, वो भारतीय संघ में जो शामिल नहीं है उनको अगर भारत में मिलाना है तो अनुच्छेद 2 का सहारा लेंगे, और भारत के अंदर किसी राज्य के कुछ हिस्सों को अलग करके एक नया राज्य बनाना हो तो उसमें जो है अनुच्छेद 3 का सहारा लेंगे, ठीक है। अभी फिर बताएंगे हम इसको। तो संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा क्या कर सकता है, तो नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है। संसद जो है किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है नए राज्यों का निर्माण करती है, ठीक है। इस पे हम लोग अब बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। किसी राज्य में से उसका
राज्य क्षेत्र अलग करके, है ना, राज्य क्षेत्र अलग करके, जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए ये भारत है और ये इधर जो है राजस्थान है। भारत में अगर संसद की इच्छा हो गई कि इस राजस्थान के इतने से एरिया को मिला अलग करके एक नया राज्य बना दिए, ठीक है, तो किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र, है ना, राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके क्या कर सकती है कि नए राज्य का निर्माण कर सकती है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा देखते हैं कि दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना देना, एक राज्य बना देना, या कह सकते हैं कि दो राज्यों के कुछ भाग को आपस में मिलाकर नया राज्य बना देना, ठीक है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके एक नया राज्य बनाया जा सकता है, दो राज्यों को मिलाकर के एक नया राज्य बना सकता है, दो राज्यों के कुछ भागों को आपस में मिलाकर के एक नया राज्य बनाया जा सकता है, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, लिखवा देंगे स्पष्ट रूप से। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मध्य प्रदेश से जो है, मध्य प्रदेश पहले से एक राज्य था और उससे कुछ हिस्सों को अलग करके एक नया राज्य के रूप में स्थापित किया जिसका नाम है छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से जो है कुछ हिस्सों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, उसका नाम था उसका नाम है उत्तराखंड। बिहार से जो है आपका अलग करके एक नया राज्य स्थापित किया जिसका नाम है झारखंड, है ना। आंध्र प्रदेश से अलग एक राज्य बनाया गया जिसका नाम है तेलंगाना। अभी लिखवा देते हैं हम। तो ऐसे ऐसे अगर कहा जाए कि अगर जैसे मैंने बताया ना, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, यानी कि उत्तर प्रदेश में से उसका एक हिस्सा अलग करके उत्तराखंड बना दिया गया, मध्य प्रदेश में से अलग करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया, बिहार में से अलग करके झारखंड बना दिया गया, है ना। तो ऐसा है। अब फिर मैंने दूसरा इसमें बताया कि किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है ना। किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है, संसद को यह शक्ति दी गई है। किसी राज्य की सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है ना। तो जैसी बात है कि नए राज्य के निर्माण करने में सीमा में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये सब जो है संसद जो है किस अनुच्छेद के तहत इसको शक्ति मिला हुआ है, तो अनुच्छेद 3 के तहत मिला हुआ है। याद रखिएगा, किसी राज्य के नाम अगर बदलना हो, है ना, तो नाम बदलना है तो ये काम जो है करेगा कौन, तो संसद, है ना। संसद को यह शक्ति दी गई है कि राज्य का नाम बदल सकता है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कि अगर राज्य के अलावा अगर राजधानियों का नाम बदलना पड़े, राजधानियों को, तो यह शक्ति जो है विधानसभा के पास है, यानी विधान मंडल के पास है, विधान मंडल के पास है, न कि जो है संसद के पास है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का नाम बदल के कुछ और रखना हो तो यह काम तो संसद कर सकती है, लेकिन लखनऊ का नाम अगर बदलना होगा तो यह काम जो है कौन करेगा, तो उस राज्य का विधानमंडल करेगा, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है वर्तमान में, पहले जो है इस चेन्नई का पहले नाम क्या था, वो मद्रास था। तो जब तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का नाम बदला गया होगा, चेन्नई रखा गया होगा, तो वो जो है कौन किए होंगे ये काम, तो उस राज्य का विधानमंडल किया होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यानी राज्यों के नाम में परिवर्तन संसद करेगी और राजधानियों के नाम में परिवर्तन कौन करने वाला है, विधानमंडल करने वाला है, ठीक है। क्लियर है। तो इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं बता देता हूं कि कब कब जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, ये सारी डिटेल जो है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है। और सीक्वेंस में ये सारी चीजें आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि मैं इसीलिए इस तरह से ड्राफ्टिंग करा रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बोल करके जो है लिखवाया तो जा नहीं सकता है, कम समय में बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी होती हैं,
इसलिए सीक्वेंस में सब चीज़ें लिखे हुए हैं, आप भी ऐसे ही नोट करिए ताकि आपका एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाए पॉलिटी का, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से आएगा, बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए आप। जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे क्वेश्चन मिले तो, जैसे प्रस्तावना पढ़ा दिया गया है तो प्रस्तावना से रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन मिले पॉलिटी में, खुद के उसे सॉल्व करते रहिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आपको स्टेट के बारे में बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, वो है छत्तीसगढ़, है ना। ये छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। अब ये जो है, इसी छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, फिर जो है आपका दूसरा है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ राज्य उत्तराखंड, ठीक है। याद रखिएगा, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो उस समय इसका नाम उत्तरांचल था, ठीक है। यहाँ के उत्तराखंड की राजधानी जो है कहाँ है, देहरादून। यह कब हुआ था, ये भी जो है 1 नवंबर 2000 को ही हुआ था, ठीक है। और जो है इसको नोट कर लीजिए। तो मैं और 2 राज्यों का नाम बताता हूँ, जैसे बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, इसको भी नोट कर लीजिए, चाहे यहीं पे लिखवा देता हूँ ये भी, ठीक है। कि बिहार से अलग हुआ आपका राज्य है, वो है झारखंड। यह अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। और अभी एक और राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, इससे जो है अलग हुआ था, वो है तेलंगाना, ठीक है। यह अलग हुआ था आपके 2 जून 2014 को, ठीक है। 2 जून 2014 को। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पे फिर से मिला लीजिएगा कि मध्य प्रदेश से जो राज्य अलग हुआ वो था छत्तीसगढ़, है ना, 1 नवंबर 2000। यानी कि 2000 में जो है 2000 में जो है 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ। किनका, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड और बिहार से अलग हुआ झारखंड, ठीक है। सबका डेट नोट कर दिया गया, कुछ फैक्ट हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। और हाल ही में 2014 में जो है, मतलब देख रहे एक जो है 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ है 2000 में, और एक नया अभी जो है निर्माण हुआ 2 जून 2014 को, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना राज्य, ठीक है। चलिए इसे भी जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसमें आगे पढ़ाते हैं आप लोग को, ठीक है। तो चलिए अनुच्छेद 3 में हमने क्या देखा, अभी बस नियम को जाना कि अनुच्छेद 3 के तहत जो है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर में जो है राज्यों के मतलब भाग को अलग करके एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। इस तरह का हम लोग नियम पढ़े कि संसद को यह शक्ति दी गई है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस क्या है, आखिर मान लीजिए कि किसी राज्य को अलग करना हो, जैसे अभी उत्तर प्रदेश के विखंडन की बात हो रही थी, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में भी अभी 3-4 राज्य अलग होकर के बनेंगे, तो इसके पीछे प्रोसेस क्या है, शर्त क्या है, मतलब किस तरीके से जो है अलग होता है। जब किसी राज्य के भाग को अलग करके नया राज्य बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है, क्या प्रोसेस है, इसको थोड़ा सा हम लोग सीखने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही जो है प्रोसेस को जाने कि संसद को शक्ति तो दी गई है, लेकिन संसद इस कार्य को करता कैसे है, अब इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नए राज्य के निर्माण के लिए मैंने बताया कि प्रोसेस क्या है। अनुच्छेद 3 में जो है 2 शर्तों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, उन पे हम लोग बात करते हैं। पहला शर्त क्या है कि जब भी ऐसा विधेयक लाया जाएगा, जब भी ऐसा विधेयक लाया जाएगा, ठीक है, चाहे लिखते हैं ऐसे विधेयक के लिए, ऐसे विधेयक के लिए राष्ट्रपति के
कि पूर्व सिफारिश के बाद ही संसद को भेजा जाएगा, संसद को भेजा जाएगा, भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए एक चीज यहाँ पे जान लेते हैं हम लोग कि विधेयक, ठीक है, जब ये कोई भी जो है विधेयक और अधिनियम क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि कानून के, है ना, कानून का प्रारूप, कानून का प्रारूप। जैसे मान लीजिए एक अभी कानून बना नहीं है, बस उसका एक प्रारूप तैयार हुआ, एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, ठीक है, क्या अब उसमें दे दिया गया कोई नियम, अभी यह बना नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे कि कानून का जो है प्रारूप है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह विधेयक है। आज जब यही विधेयक जो है, इस विधेयक पे जो है राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, ठीक है, कंप्लीटली हर जगह से पास हो जाता है, और जब यह विधेयक कानून बन जाता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं। ठीक है, जो कुछ लोग पहले से जानते होंगे विधेयक और अधिनियम के बारे में, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बेसिक है, नोट कर लेंगे कि विधेयक किसे कहते हैं और अधिनियम किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने मुख्य विषय पे। क्या लिखा मैंने, पहला शर्त क्या लिखा कि ऐसे विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद ही संसद को भेजा जाएगा। ठीक है, यानी कि जब भी दिमाग में आ जाए संसद को कि नहीं जो है किसी न किसी राज्य को, है ना, कि क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बनाना है, तो यह जो है क्या करेंगे ये लोग कि इस विधेयक को उठाएंगे। ठीक है, इस विधेयक को उठाएंगे, विधेयक को लेकर के कहाँ जाएंगे, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जो है जब देंगे अनुमति तभी जो है संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करते हैं कि जैसे ही ये विधेयक इनके पास जाता है तो यह राष्ट्रपति फिर क्या करेंगे कि अब दूसरे शर्त की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति जी क्या करेंगे कि उस राज्य के, मतलब जिस राज्य से अलग करके राज्य बनाना है नया राज्य, उस राज्य के विधानमंडल के पास जो है क्या करेंगे, विधानमंडल के पास भेजेंगे। ठीक है, जिस राज्य से अलग करके नया राज्य बनाना होगा उस राज्य के विधानमंडल के पास क्या करेंगे, इसको भेजेंगे। क्यों, विधानमंडल को विचार करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली चीज ये है कि राज्य के विधानमंडल के पास भेजेंगे, यानी इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि राज्य कह देगा कि नहीं हमारे राज्य से कोई क्षेत्र अलग करके नया राज्य नहीं बनाया जाएगा तो वो मान्य हो जाएगा। यानी कि इनके यहाँ बस भेजा जा रहा है विचार लेने के लिए। यहाँ पे क्या है कि विधानमंडल के राय को या विचार को मानने के लिए यहाँ पे इनके विचार को मानने के लिए क्या है, महामहिम या राष्ट्रपति जी जो है बाध्य नहीं है। ठीक है, या संसद जो है बाध्य नहीं है। ठीक है, जब मूड बना लेगी कि नहीं जो है संसद मूड बना लेगी कि नहीं जो है राज्य को अलग करके नया राज्य से किसी क्षेत्र को अलग करके नया राज्य बनाना है तो बनाना है। बस एक प्रोसेस है कि विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं इसमें आगे जो है कि अब आगे क्या होता है। ठीक है, अब इस पे आगे हम लोग देखते हैं। अब इनके पास भेजा गया, अब ये कुछ भी विचार दे, मैंने बताया कि ये मानने के लिए क्या है, राष्ट्रपति जो है बाध्य नहीं है इस विचार को। अब पुनः फिर जो है क्या होगा, यह विधेयक जो है जैसे ही राष्ट्रपति इस पे परमिशन दे दिए तो यह संसद में पेश होगा और उसके बाद संसद में पारित हो जाएगा और नए राज्य का निर्माण हो जाएगा। तो अब समझ में आया कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ होगा तो इसी प्रोसेस के तहत हुआ होगा, है ना। यानी कि संसद क्या की होगी, उस विधेयक को पहले राष्ट्रपति के पास भेजी होगी मंजूरी लेने के लिए। राष्ट्रपति उस राज्य के यानी उत्तर प्रदेश के विधानमंडल को भेजे होंगे, है ना। अब विधानमंडल राय दे, कुछ भी दे, राय मानने के लिए तो बाध्य तो है नहीं कोई यहाँ, संसद भी और राष्ट्रपति भी। तो क्या होगा, संसद में पारित हो गया और नए राज्य का निर्माण हो गया। यानी कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण इसी प्रोसेस से हुआ होगा, बिहार से झारखंड का भी निर्माण इसी प्रोसेस से हुआ होगा, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का भी निर्माण इसी प्रोसेस के तहत हुआ होगा, है ना। इसलिए तो क्या यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो है यहाँ पे सबसे मजबूत रूप में कौन है,
तो संघ है ना, संसद है, संघ है, ठीक है। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं और इस पे जो है बात करते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ना, जैसे अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत जो है, भारत, ठीक है, विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ है, संघ है, ठीक है, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत देश में राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता है ना। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पे क्या, भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। जैसे अब वही फेडरल अगर रहता तो उसमें ये लाइन नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है फेडरल सिस्टम में जो है क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है ना, मतलब कि राज्यों का भी विनाश नहीं हो सकता, संघ का भी विनाश नहीं हो सकता है, ठीक है। कॉन्फेडरल में क्या है, कॉन्फेडरल की तो बात ही अलग है, हम लोग सिर्फ दो ही चीज में तुलना करेंगे, फेडरल और यूनिटरी में, ठीक है। यूनिटरी में क्या है कि ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, हमारा देश भी क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत और अच्छे से स्पष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 3 में आप लोगों ने कैसे देखा कि किसी राज्य को कब जो है, अगर मान लीजिए किसी राज्य को समाप्त ही करना हो अगर, ठीक है, तो उसे भी अनुच्छेद 3 के तहत समाप्त किया जा सकता है, उससे नया राज्य बनाया जा सकता है उसके क्षेत्र को अलग करके, है ना। तो ये लाइन जो है आप लोग याद रखिए कि भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, और डायरेक्ट यही लाइन जो है एग्जाम में पूछ दिया है। क्या पूछ देगा कि भारत जो है क्या है, ऑप्शन दे देगा कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, इस तरह से ऑप्शन दे करके पूछ सकता है, ठीक है। ये लाइन भी जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे जो है क्या है कि अब अनुच्छेद 3 से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, विवाद हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। क्या कि जैसे अनुच्छेद 3 के तहत जो है राज्य के अंदर तो हमने क्या किया कि राज्य के भाग को अलग करके नया राज्य बना लिया, लेकिन अनुच्छेद 3 के तहत प्रश्न ये है कि क्या संसद जो है किसी राज्य के हिस्से को जो है अन्य देश को सौंपना हो तो सौंप सकती है कि नहीं सौंप सकती है। इन सब मुद्दों पे अब हम लोग बात करेंगे। तब तक क्लियरली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ करके बताते हैं कि वो सब क्या है हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 से जुड़े जो विवाद रहे हैं, विवादित मुद्दा रहा है, जैसे बेरूबारी संघ को, बेरूबारी को जब अलग करना था भारत से और पाकिस्तान को सौंपना था, है ना, इन सब मुद्दों पे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आज जो है इतना ही जो है, और कंटिन्यू जुड़े रहिए आप लोग जो है। कल नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो बेरूबारी संघ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है बेरूबारी संघ को लेकर के हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।